पिछले वीडियो में आप लोगों ने वीवुल्फ पर चर्चा देखी, उसके 18 क्वेश्चन देखे। आज मिडिल इंग्लिश पीरियड या एंग्लो नॉर्मन पीरियड पर कुछ क्वेश्चन जो हैं इस रंजीत सिंह वाली बुक में उसमें देखते हैं। और जो पेज नंबर 13 पे पहला क्वेश्चन है, पीटर बोरो क्रॉनिकल, जिसको लाउड मैन्युस्क्रिप्ट एंड ई मैन्युस्क्रिप्ट भी कहा जाता है। पीटर PETER पीटर बोरो क्रॉनिकल, जिसको लाउड मैन्युस्क्रिप्ट और ई मैन्युस्क्रिप्ट भी वही पांडुलिप वाला MANUSCRIPT मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। ये एक एंग्लो सैक्सन का इतिहास था। इसमें बहुत ही अद्वितीय इन्फॉर्मेशन है इंग्लैंड के इतिहास के बारे में। तो ये कब प्रकाशित हुआ, मतलब इसमें इंग्लैंड के इतिहास के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। द पीटर बोरो क्रॉनिकल, जिसको लाउड मैन्युस्क्रिप्ट और ई मैन्युस्क्रिप्ट भी कहा जाता है। तो इसमें इंग्लैंड के हिस्ट्री के बारे में बहुत ही यूनिक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन नॉर्मन कॉन्किस्ट के बाद की इन्फॉर्मेशन, पहले की नहीं। जब 1066 में नॉर्मन लोग विजय हो गए, उसके बाद के इतिहास के बारे में बहुत अच्छी चर्चाएं, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है। ना तो डार्क एज के बारे में इन्फॉर्मेशन है, ना सैक्सन के आक्रमण के बाद की, और ना ही राजाओं के बारे में है एलिजाबेथन एरा तक, ना नॉर्मन कन्क्यूस्ट के बाद की जो चर्चाएं हैं, इतिहास है इंग्लैंड का, उसकी बहुत यूनिक इन्फॉर्मेशन है। इसका एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स का इतिहास है, पीटर बोरो क्रॉनिकल। दूसरा क्वेश्चन है, एक दार्शनिक हैं जिनका नाम है JAW बेनेट, JAW बेनेट, BENNET बेनेट। JAW बेनेट साहब के अनुसार ये जो कार्य है वो केवल प्रोज हिस्ट्री, इंग्लिश में प्रोज हिस्ट्री में है, 14वीं शताब्दी के बाद और विजय के बाद। दी वर्क वाच, कार्य जो है, मतलब जो दार्शनिक JAW बेनेट, JAW बेनेट, JAW बेनेट साहब के अनुसार ये जो कार्य है ये केवल इंग्लैंड में केवल प्रोज हिस्ट्री है। किसके बाद में? विजय, 14वीं शताब्दी के बाद की और विजय के बारे में। ये कार्य कौन सा है? तो ये और कोई कार्य नहीं है, ये पीटर बोरो क्रॉनिकल ही है, जिसको लाउड मैन्युस्क्रिप्ट या ई मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। दी पीटर PETERBOROUGH क्रॉनिकल के बारे में। अगला है सी, फेमेनाइन प्रोनाउन सी, इसको सी भी पढ़ा जाता है, सी, यस सी। ये पहली बार रिकॉर्डेड कहाँ मिलता है सी को, मतलब जो प्रोनाउन सी है इसका पहली बार रिकॉर्ड कहाँ मिलता है कि ये सी जो है फेमेनाइन प्रोनाउन है, और वो भी लिखा मिलता है। तो ये पीटर बोरो क्रॉनिकल में ही मिलता है, ना तो ये पेस्टोरल केयर ऑफ पोप ग्रेगोरी में मिलता है, ना ही दी वर्ड ऑफ ओरिकस की हिस्ट्री में मिलता है, और ना ही वेड के, जो वेड साहब ने लिखा था हिस्ट्री, एक्लेस्टिकल हिस्ट्री, उसके बारे में मिलता है। ये मिलता है तो किसके बारे में मिलता है? ये मिलता है, कब मिलता है? दी पीटर बोरो क्रॉनिकल के बारे में। पीटर बोरो क्रॉनिकल
is divided into the first continuation, continuation, first continuation and the second continuation. पहला continuation 1122 से 1131 में वहाँ चर्चा है। सेकेंड कॉन्टिन्यूशन जो है कहाँ से कहाँ तक के राजाओं के बारे में, उनके राजाओं के बारे में बताया गया। नहीं समझ पाए। चौथा क्वेश्चन कहता है जो पीटर बोरो क्रॉनिकल है ये दो भागों में बटा हुआ है। फर्स्ट कॉन्टिन्यूशन CONTINUATION और दूसरा है द सेकेंड कॉन्टिन्यूशन। पहला कॉन्टिन्यूशन 1122 से 1131 तक है। सेकेंड कॉन्टिन्यूशन कितने सन से कितने सन तक है, जिसमें जो राजा स्टेफन थे उनके राज्य को शामिल किया गया है। राजा स्टेफन उनके राज्यकाल को शामिल किया गया है। तो दूसरा इस कॉन्टिन्यूशन था 1132 से 1154 के बीच में, 1132 से 1154 के बीच, 1132 से 1154 के बीच में। पांचवा क्वेश्चन कहता है स्टेफन जिनका जन्म हुआ था 1092 में और मृत्यु हुई 1092 में हो सकता है, 96 में हो सकता है, 1092 में या 1096। अक्सर ये बताया जाता है स्टेफन को ब्लॉइस कहा जाता है, यानी किंग 22 दिसंबर 1135 को उनको बताया जाता है कि ये राजा बने। स्टेफन का जन्म 1092 या 1092 से और 96 के बीच में हुआ, ऐसा लोग गेस लगाते हैं। और ये भी बताया जाता है स्टेफन जो है ब्लॉयस के राजा बने, BLOIS, इंग्लैंड के राजा बने स्टेफन ऑफ ब्लॉयस 22 दिसंबर 1135 को। तो बताइए उनकी मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु इनकी हुई 1154 में। 1092 से 96 के बीच में इनकी मृत्यु का आकलन। 1135 यानी 22 दिसंबर 1135 को इनका इंग्लैंड के राजा बने स्टेफन ऑफ ब्लॉयस और मृत्यु का आकलन है 1154। छठवां क्वेश्चन है हेनरी सेकेंड आल्सो नोन एज हेनरी कर्टमेंटर was king of England from 1154 until his death in। हेनरी सेकेंड जिनको कहा जाता है हेनरी कर्टमेंटर, क्या कहा जाता है? हेनरी कर्ट CURTMANTL, हेनरी कर्टमेंटर जो इंग्लैंड के राजा हैं 1154 से अपनी मृत्यु तक रहे, अपनी मृत्यु तक राजा रहे। तो उनकी मृत्यु कब हुई? देखिए जो हेनरी सेकेंड थे जिनका जन्म 5 मार्च 1133 में हुआ था और फिर उनकी मृत्यु 6 जुलाई 1189 में हुई। 5 मार्च 1133 में जन्म हुआ, 6 जुलाई 1189 में उनका मृत्यु हुआ। ये इंग्लैंड के राजा 1154 में बन गए और अपनी मृत्यु तक राजा रहे, यानी 1189 तक। वो पहले ऐसे राजा थे, किसके राजा थे? हाउस ऑफ प्लेंटेजेनेट, PLANTAGENET, प्लेंटेजेनेट के हाउस के राजा पहले थे। ही वाज 40, वो 40 साल के पहले अगर वो राजा बन गए तो ये पहले ऐसे राजा थे प्लेंटेजेनेट के जो 40 साल से पहले राजा बन गए। ही कंट्रोल इंग्लैंड, और उन्होंने इंग्लैंड को कंट्रोल किया। मतलब अभी तक राजा 40 साल की उम्र से पहले नहीं बने थे प्लेंटेजेनेट, लेकिन इन्होंने इंग्लैंड को कंट्रोल किया। लार्ज पार्ट्स ऑफ वेल्स, इसमें इंग्लैंड में बहुत से पार्ट्स वेल्स के आते थे। ईस्टर्न हाफ ऑफ आयरलैंड, और आयरलैंड का पूर्वी आधा हिस्सा आता था, और फ्रांस का आधा पश्चिमी हिस्सा आता था। ये एरिया जो है जिसको बाद में एंजेविन एम्पायर कहा गया। क्या कहा गया? एंजेविन, ANGEVIN, एंजेविन एम्पायर कहा गया। देखिए हेनरी सेकेंड 5 मार्च 1133 में जन्मे, 6 जुलाई 1189 में मृत्यु, इंग्लैंड के राजा 1154 से राजा बने। हिज डेथ इन 1189।
उनकी मृत्यु 1189 में हुई। वो पहले ऐसे राजा थे, प्लेंटेजेनेट हाउस के राजा बने। ही वाज 40 साल की उम्र से पहले, जिन्होंने इंग्लैंड को कंट्रोल किया। और बड़े पार्ट इसमें वेल्स के आते थे, ईस्टर्न हाफ ऑफ आयरलैंड, और पूर्वी आधा हिस्सा आयरलैंड का आता था और पश्चिमी आधा हिस्सा फ्रांस का आता था। और बाद में यही हिस्सा, मतलब जो पश्चिमी आधा ही फ्रांस का हिस्सा, पूर्वी आधा हिस्सा आयरलैंड का और वेल्स के बड़े भूभाग आते थे, और यही बाद में कहलाया गया एंजेविन एम्पायर। तो ये तो थे हिस्ट्री ए हेनरी सेकेंड। सातवां क्वेश्चन है, दी एंजेविन्स वर ए रॉयल हाउस ऑफ, कहाँ का रॉयल हाउस था? तो ये रॉयल हाउस फ्रेंच का था। इसकी उत्पत्ति हुई थी इंग्लैंड के शासन में 12वीं शताब्दी में, और शुरुआत के 13वीं शताब्दी में, 12वीं और शुरुआती 13वीं शताब्दी में इसकी उत्पत्ति हुई। और एंजेविन्स जो था ये रॉयल हाउस था फ्रांस का, तो ना इंग्लिश का था, ना जर्मन का था, ना रोमन का था, ये जो था फ्रेंच का था। देखिए, मोनार्क्स ऑफ दिस रॉयल हाउस वर हेनरी सेकेंड, और इसके मोनार्क के जो रॉयल हाउस के जो राजा थे वो हेनरी सेकेंड थे, जिनका नाम हेनरी सेकेंड हुए, रिचार्ड फर्स्ट हुए और जॉन हेनरी सेकेंड हुए। और हेनरी सेकेंड देखो, रिचार्ड सेकेंड और जॉन, ये 3 राजा हुए किसके? एंजेविन्स के। हेनरी सेकेंड जो थे वो पहले एंजेविन किंग्स थे इंग्लैंड के। तो ये तो एंजेविन्स जो रॉयल हाउस था फ्रेंच का, जिसमें 12वीं या 13वीं शताब्दी की शुरुआत में शासन किया इंग्लैंड में। और 8वां क्वेश्चन है, ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1179 वाज ए रिवलेशन अगेंस्ट, जो 1173 और 1174 की महान क्रांति है, वो किसके प्रतिशोध में थी, किसके विपरीत में क्रांति थी? तो क्रांति थी किंग हेनरी सेकेंड के विरोध में। द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1174 वाज ए रिवलेशन अगेंस्ट किंग हेनरी सेकेंड। किसके विरोध में थी? किंग हेनरी सेकेंड। देखिए, ग्रेट रिवोल्ट जो था 1173 और 1174, वो एक विद्रोह था राजा हेनरी सेकेंड, जो इंग्लैंड के राजा थे, राजा हेनरी सेकेंड। और उनके पुत्रों में से 3 पुत्र, जितने भी पुत्र थे 3 पुत्र, उनकी पत्नी एलिनोर ऑफ एक्यूटेन, उनकी पत्नी का नाम था एलिनोर, ELEANOR, एलिनोर ऑफ एक्यूटेन। और उनकी जो क्रांति के सपोर्टर थे, उन्होंने क्रांति कर दी, उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। यह क्रांति जो है ख़त्म हुई थी 18 महीने के बाद में ख़त्म हुई। असफल रही, फिलहाल ख़त्म हो गई जब असफल हो गई, लेकिन उस क्रांति का में जो था ग्रेट हेनरी इंग्लैंड, और ये इनके 3 पुत्र भी शामिल थे, इनकी पत्नी एलिनोर ऑफ एक्यूटेन भी खत्म, और उनके जो विद्रोही सपोर्टर थे उन्होंने भी इनके खिलाफ विद्रोही, जो मतलब विद्रोही इनके खिलाफ थे, इनके सपोर्टर जो विद्रोही थे वो भी इनके खिलाफ हो गए। इनकी पत्नी एलिनोर ELEANOR एक्यूटेन, वो भी खिलाफ हो गई। 3 पुत्रों में से 3 पुत्र भी खिलाफ हो गए। अंत में ये क्रांति असफल हुई और 18 महीने के बाद में खत्म हुई। 9वां क्वेश्चन है, करा एंग्लो नॉर्मन पीरियड कम्स आफ्टर द एंडिंग ऑफ, एंग्लो नॉर्मन जो पीरियड था वो आया किसकी समाप्ति के बाद? देखिए, एंग्लो सैक्सन पीरियड की समाप्ति के बाद एंग्लो नॉर्मन पीरियड आया, ना तो रोमन पीरियड के बाद, ना तो विवुल्फ पीरियड के बाद, ना एंग्लो नॉर्मन पीरियड के बाद। एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो है आता है किसकी समाप्ति के बाद? एंग्लो सैक्सन पीरियड की समाप्ति के बाद एंग्लो नॉर्मन पीरियड। 10वां क्वेश्चन है, एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर जो है वो लिटरेचर है जो रचा गया कब? डेवलप ड्यूरिंग द पीरियड 1066 से 1204। मतलब एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर जो है वो साहित्य है जो 1066 से 1204 ईस्वी में रचा गया, और इस दौरान जो है डेवलप हुआ क्या? एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज डेवलप हुई। क्या डेवलप हुआ? एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज। एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर इज लिटरेचर
composed in the Anglo-Norman language developed during the period 1066 1204। देखिए, एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर एक साहित्य है जो एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज में रचा गया, और इसका जो डेवलप हुआ वो 1066 से 1204 ईस्वी के दौरान, जब नॉर्मंडी जो डच थे और इंग्लैंड का जो साम्राज्य था वो एक हो गए और बन गए एंग्लो नॉर्मन रियल। इंग्लैंड के जो किंग साम्राज्य था और नॉर्मंडी के डच जो थे वो एक हो गए, और तब जाके कहने लगे एंग्लो नॉर्मन रियल। एंग्लो नॉर्मन एक भाषा थी, बोली थी पुराने नॉर्मन फ्रेंच के, ओल्ड नॉर्मन फ्रेंच के, जो पुराने नॉर्मन लोग थे फ्रांसीसी, उनकी एक भाषा थी, बोली थी एंग्लो नॉर्मन, जो इंग्लैंड में प्रयोग की जाती थी और कम ही एक्सटेंट थी एल्सवेयर इन ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड ड्यूरिंग द एंग्लो नॉर्मन पीरियड। और ग्रेट ब्रिटेन में और आयरलैंड में एंग्लो नॉर्मन के पीरियड के दौरान ये बहुत कम प्रयोग की जाती थी। तो एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर जो है इसमें रचा गया साहित्य एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज में, और जो एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज जो है विकसित हुई 1066 से 1204। 11वां क्वेश्चन है, नॉर्मन लैंग्वेज जो है जिसका परिचय दिया गया इंग्लैंड में किसके शासन के दौरान? मतलब द नॉर्मन लैंग्वेज वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंग्लैंड ड्यूरिंग द रूल ऑफ, किसके शासन के दौरान? विलियम द कनक्यूरर। देखिए, विलियम फर्स्ट जो 1028 में जिसका राजा बना और 9 सितंबर 1087 तक रहा। पहले इसको जाना जाता था विलियम द कनक्यूरर, और कभी कभी इसको नाम दिया गया विलियम द कनक्यूरर की जगह पर CONQUEROR, कनक्यूरर की जगह पर विलियम द बस्टार्ड BASTARD, विलियम द बस्टार्ड। ये पहले नॉर्मन मोनार्क थे, राजा थे इंग्लैंड के, जिन्होंने शासन किया 1066 से अपनी मृत्यु 1087 तक। मतलब जन्म इनका हुआ 1028 में, फिर ये राजा बन गए 1066 में, और फिर इन्होंने 1087 तक शासन किया, विलियम द कनक्यूरर। और नॉर्मन लैंग्वेज का परिचय जो है इंग्लैंड में इन्हीं के शासन काल में, इन्हीं के शासन में आया नॉर्मन लैंग्वेज का प्रयोग, जो 1028 में जन्म हुआ, 9 सितंबर 1087 में मृत्यु तक राजा रहे। इनको विलियम द कनक्यूरर भी कहा जाता है, और कभी कभी इनको विलियम द बस्टार्ड BASTARD कहा जाता है। और ये पहले नॉर्मन राजा है इंग्लैंड में, मतलब किसी इंग्लैंड के नॉर्मल राजा ये पहले थे। 12वां क्वेश्चन है, शासन के दौरान, किसके शासन के दौरान इंग्लैंड जो है मातृभाषा बन गया किंग्स ऑफ इंग्लैंड की? देखिए, हेनरी फोर्थ के शासन के दौरान इंग्लिश जो है वो मातृभाषा बन गई इंग्लैंड के राजाओं की। देखिए, जो हेनरी फोर्थ थे वो अप्रैल महीना 1367 में पैदा हुए और 20 मार्च 1413 को इनकी मृत्यु हुई। अप्रैल महीना 1367 को पैदा हुए और 20 मार्च 1413 को इनकी मृत्यु हो गई। ये इंग्लैंड के राजा 1399 से और 1413 तक रहे, मृत्यु तक। ये ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने नॉर्मन कन्क्विस्ट से लेकर जो उनकी मदर टंग थी इंग्लिश, वो फ्रेंच से ज़्यादा इन्होंने मदर टंग इंग्लिश को ज़्यादा तवज्जो दी। और हेनरी बोलिंगब्रोक को जाना जाता है थ्रोन, मतलब उतरते हुए राजा से। तो समझ नहीं पाया, इंग्लिश रेदर देन फ्रेंच, फ्रेंच से ज़्यादा इंग्लिश को इन्होंने मदर टंग में ज़्यादा, जो मतलब फ्रेंच की अपेक्षा जो है ये ज़्यादा नॉर्मन क्यूस्ट से इन्होंने शासन किया। पहले राजा थे नॉर्मन कन्क्यूस्ट से शासन छीनने वाले पहले राजा थे हेनरी फोर्थ। तो इन्होंने फ्रेंच से ज़्यादा फिर किसको तवज्जो दी? अपनी मदर टंग इंग्लिश को। और कहा गया कि उनको जाना जाता है कि उन्होंने शासन छीन लिया था किससे? हेनरी बोलिंग्सबोर्ग,
बिफोर असेंडिंग टू द थ्रोन। मतलब असेंडिंग माने होता है चढ़ते हुए, उस पर वो चढ़े थे। किससे छीना था? हेनरी बोलिंग ब्रोक को। 13वां क्वेश्चन है, विच मोमेंट इज द ग्रेटेस्ट मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड? कौन सा आंदोलन सबसे महान आंदोलन है मानवता के इतिहास में? तो सबसे महान आंदोलन है रिनेसा, RENAISSANC, रिनेसा। देखिए, रिनेसा एक ज्ञान का रिवाइवल है, मतलब ज्ञान का पुनर्जन्म। इट वाज ए पीरियड इन यूरोपियन हिस्ट्री, ये एक वो समय है यूरोपियन हिस्ट्री के समय में जो ट्रांजिशन किया जाता है मिडिल एज से मॉडर्निटी की ओर। मतलब ये जो रिनेसा है यूरोपियन हिस्ट्री में, ऐसा बताया जाता है कि जो मिडिल एज है उसको आधुनिकता की ओर लाया जाता है, और ये शायद 1500 से 1600 शताब्दी तक माना जाता है। ये 1400 शताब्दी में शुरू हुआ था रिनेसा। कहाँ? फ्लोरेंस शहर में, FLORENC, फ्लोरेंस शहर में शुरू हुआ था। फ्लोरेंस शहर ये इटली में पड़ता है। रिनेसा का अपनी स्वयं की उत्पत्ति 13वीं शताब्दी के अंत में हुई थी फ्लोरेंस में। रिनेसा की उत्पत्ति, अपनी उत्पत्ति जो है उसने 13वीं शताब्दी के अंत में फ्लोरेंस में कर ली थी। जो दांते साहब ने लेखनी लिखी थी, दांते साहब अलीगिरी, ALIGHIERI, दांते अलीगिरी की राइटिंग जो थी 1265 से और 1321 तक जो जिंदा रहे दांते साहब, तो 1265 से 1321 तक दांते साहब जिंदा रहे। उनकी लेखनी में दिखा पिटरार्क साहब, PETRARCH, जो 1304 से 1374 तक पिटरार्क साहब चले। तो दांते अलीगिरी 1265 से 1321, पिटरार्क जो 1304 से 1374, और उनकी पेंटिंग किसकी? गाइटो डी बॉन्डेने, GIOTTO, गायोटो DDI, बॉन्डोने BONDONE, गाइटो डी बॉन्डोने, जो गाइटो डी बॉन्डोने जो 1267 से 1337 तक रहे, उनका जो एक पिक्चर है द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, CONSTANTINOPL, द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साहब जो थे, तो उनका ये चित्र था। इन्होंने कॉन्क्विस्ट, अच्छा ये जो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो था ये कॉन्क्विस्ट ऑफ इस्तांबुल था। इसकी इस्तांबुल की विजय थी। ये एक मेजर इंसिडेंट था जिन्होंने एक मूवमेंट को, एक आंदोलन को गति दे दी, और इससे जो है ये बाइजेंटिन एम्पायर की जो राजधानी थी वो कैप्चर हो गई। किसके द्वारा? ओटमैन एम्पायर के द्वारा। अब शहर जो था वो गिर गया, फंस गया। 29 मई 1453 में फंस गया। द कल्मिनेशन ऑफ 53 डे siege which had begun on 6 अप्रैल 1453। अब क्रिस्टोफर कोलंबस आए नए शहर अमेरिका में और अपनी प्रथम फेमस जर्नी की 1492 में। तो ये तो इटली का रिनेसा का इतिहास रहा, मतलब मिडिल एज से आधुनिकता की तरफ आया, 1500-1600 ईस्वी तक रहा। इसकी शुरुआत 14वीं शताब्दी फ्लोरेंस इटली में हुई। रिनेसा मतलब 13वीं शताब्दी के अंत में फ्लोरेंस में फैला। दांते साहब की लेखनी, पिटरार्क की लेखनी, और गाइटो डी बॉन्डेन साहब की पेंटिंग, इन सब ने जो है बड़ा जोर दिया। और ये बहुत घटनाएं ऐसी थी, दांते, पिटरार्क और गाइटो डी बॉन्डोन, BONDON, इनके साहब ऐसी घटनाएं थी जिनका फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है, जो द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल का अर्थ होता है कॉन्क्विस्ट ऑफ इस्तांबुल। तो ये घटनाएं ऐसी थी जिसने जो है इस आंदोलन को जन्म दिया। और ये बताते थे कि बाइजेंटीन एम्पायर जो था, जो राजा थे, कौन राजा थे? बाइजेंटाइन, BYZANTINE, बाइजेंटाइन जो साम्राज्य था बाइजेंटाइन का, उसकी राजधानी जो है वो घेर ली गई। किसके द्वारा? ओटोमैन एम्पायर के द्वारा।
अब ये शहर जो है गिरा दिया गया 29 मई 1453 को, और कल्मिनेशन 53 डे तक इसको सीज रखा गया और फिर शुरुआत हुई 4 अप्रैल 1453 को। अच्छा, इसी दौरान क्रिस्टोफर कोलंबस वो आए, नई दुनिया यानी अमेरिका को आए, अपनी पहली फेमस जर्नी की 1492 में। तो रिनेसा जो है शुरुआत हुआ था, जो मध्य केंद्र है इटली का, जिसका नाम है ट्यूजिनी, TUSCANY, तस्कैनी है, TUSCANY, तस्कैनी से, और सेंटर्ड हुआ था सिटी ऑफ फ्लोरेंस। जो देखो, रिनेसा कहाँ से शुरू हुआ था? तस्कैनी से, TUSCANY, जो इटली का केंद्र है, और सिटी ऑफ फ्लोरेंस का भी केंद्र है, फ्लोरेंस का भी केंद्र है और इटली का भी सेंट्रल है। तो ये तो हुआ 13वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन कहता है किस आंदोलन ने लोगों को अपने स्वयं के पावर को जागृत किया? तो रिनेसा मूवमेंट ने। रिनेसा एक मानवता का क्लासिकल एंटीक्विटी का अध्ययन है, मतलब जो वैदिक काल का जो विचारधारा है, जिसकी जो एंटीक्विटी है, जो कुरीतियां हैं, उनका आकलन करने का एक विचारधारा है, और इस विचारधारा को रिनेसा ने जन्म दिया। पहले ये इटली में आया, फिर ये फैलता चला गया पश्चिमी यूरोप में 14वीं शताब्दी तक, 15वीं और 16वीं शताब्दी, 14वीं 15वीं शताब्दी तक ये पश्चिमी यूरोप में भी फैला, पहले इटली में 13वीं शताब्दी के अंतिम में। अब रिनेसा के दौरान बहुत से मानवतावादी लोग जो थे, धार्मिक, वो उनका विचार ये था, जैसे प्यूरिफाई एंड रिन्यू क्रिश्चियनिटी, उन्होंने शुद्धिकरण पर और दोबारा से क्रिश्चियनिटी को लाना चाहते थे। वो खत्म नहीं करना चाहते थे क्रिश्चियनिटी को, वो एक नया शुद्धिकरण करना चाहते थे। उनका जो दृष्टिकोण था वो साधारण तौर पर था, न्यू टेस्टामेंट में दिख जाता है, बाईपासिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मिडिवल थियोलॉजी। टुडे द टर्म होमनिज्म सिग्निफाइज, आज का जो टर्म है होमनिज्म, वो कहता है क्या इनका? द वर्ड ड्यू विच डिनाइज द एग्जिस्टेंस और रिलीवेंस ऑफ गॉड, और विच इज कमेंटेड टू ए प्योरली सेक्युलर आउटलुक। क्या कहता है आज का होमनिज्म? कहता है ए वर्ल्ड व्यू विच डिनाइज द एग्जिस्टेंस और रिलीवेंस ऑफ गॉड, और विच इज committed to a purely secular outlook. 15वां, to which people were dominated before Renaissance movement, किन लोगों के सामने दबाया गया, मतलब रिनेसा मूवमेंट के पहले किन लोगों को दबाया गया? तो दबाया गया सुपरस्टिशंस को। देखिए, रिनेसा के समय जो था यूरोप में पहले, उसमें वो मिडिल एज को कहते हैं, मतलब रिनेसा के पहले के समय को मिडिल एज कहते हैं। अब इस समय का जो लाइफ था वो बहुत दबाया गया, धार्मिक विश्वासों में दबा था। कैथोलिक चर्च, धार्मिक विश्वास यानी कैथोलिक चर्च के दबाव में था, और कैथोलिक चर्च जो है उसका मतलब होता है सुपरस्टिशंस, SUPERSTITIONS, सुपरस्टिशंस के दबाव में था। फ्यूडलिज्म के दबाव में था, FEUDALISM, फ्यूडलिज्म। दी क्रूसेड्स के दबाव में था, CRUSADS, क्रूसेड्स के दबाव में था। एंड दी ब्लैक डेथ, और ये एक ब्लैक डेथ के दबाव में था। मतलब ये चीजें खूब सताती थी लोगों को, धार्मिक विश्वास, कैथोलिक चर्च, सुपरस्टिशंस, फ्यूडलिज्म, द क्रूसेड, मतलब सब डरते थे, अंधविश्वासें थे, ब्लैक डेथ। रिनेसा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने जो है इसकी बुनियाद ही रखती है, चैलेंज करती है इन्हीं चीज़ों को जो ये बताई गई ऊपर। और कई चीज़ें जो हैं इसने परिवर्तन लाई, जैसे गणित में परिवर्तन लाया, कला में परिवर्तन लाया, साहित्य में परिवर्तन लाया, अंक गणित में परिवर्तन लाया, म्यूजिक में परिवर्तन लाया, दर्शन में परिवर्तन लाया, पॉलिटिक्स में परिवर्तन लाया, धर्म और विज्ञान में भी परिवर्तन लाया रिनेसा। तो किन लोगों को दबाया गया था रिनेसा मूवमेंट के पहले?
तो ये चीज़ें जब आती थी सुपरस्टिशंस, ना नॉलेज, ना रिचुअल्स, ना ट्रेडिशन। क्या दबाता था? सुपरस्टिशन। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि रेनेसां के पहले आदमी जो है अक्सर प्यूपेट था। किसके हाथ का प्यूपेट था? तो डेस्टिनी का प्यूपेट था, गॉड का प्यूपेट था, भाग्य के सहारे था। मतलब उसकी वो था मेयरली प्यूपेट, PUPPETS, प्यूपेट था। किसके हाथ का? डेस्टिनी के हाथ का, गॉड के हाथ का, फेट का, मतलब ईश्वर, भाग्य और डेस्टिनी के हाथ का प्यूपेट था जो ये करते। तो ये सभी चीजें सही है। अच्छा, किस शताब्दी में रेनेसां ने दोबारा इंग्लैंड में जन्म लिया? तो देखिए 15वीं शताब्दी में जो है रेनेसां का प्रभाव जो है इंग्लैंड तक पहुंचा। 15वीं शताब्दी के अंत तक, जब कैक्सटन साहब ने प्रिंटिंग प्रेस लाए 1476 में। कैक्सटन साहब ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब की? 1476 में और उन्होंने एक यादगार सर्विस दी इंग्लैंड के लोगों को। उन्होंने ग्रीक जो वैदिक ग्रंथ थे ग्रीक के, उनका ट्रांसलेशन किया प्रिंटिंग के द्वारा और फिर उन्होंने लोगों को बांटा। इंग्लैंड में पहली बुक जो लिखी गई रेनेसां के प्रभाव पर, या रेनेसां के प्रभाव में लिखी गई पहली बुक जो इंग्लैंड में थी वो थी अटोपिया, UTOPIA, और ये लिखी गई 1516 में थॉमस मोरे के द्वारा। 1476 में आती है प्रिंटिंग प्रेस और 1516 में ये थॉमस मोरे ने लिखी है किताब। अच्छा, और घटना, जब रानी एलिजाबेथ का शासन था 1558 से 1603 के बीच में, तो रानी एलिजाबेथ के शासन को, यानी 1558 से 1603 के समय को फ्लोरिंग पीरियड ऑफ रिनेसां, मतलब खूब इसमें फ्लोरिंग हुआ, खूब उड़ा। और इसमें कई राइटर भी आए, जैसे विलियम शेक्सपियर आए 1564 से 1616 तक। क्रिस्टोफर मार्लोवे आए 1564 से 1593 तक। एडमंड डिस्पेंसर आए 1552 से 1599 तक। सर थॉमस मोरे आए 1478 से 1535 तक। फ्रांसिस बेकन आए 1561 से 1626 तक। सर फिलिप सिडने आए 1554 से 1586 तक। आर्किटेक्ट सच एज इंडिगो जोन्स, मतलब ये तो साहित्यकार आए, कवि लोग आए, राइटर लोग आए। अब अंक गणित के लोग भी आए, जैसे इनिगो जोन्स 1573 से 1652 तक। इनिगो जोन्स जिन्होंने परिचय इटालियन भाषा में कराया, इटालियन अंकगणित का परिचय कराया इंग्लैंड में। और कंपोजर भी आए, जो इससे थॉमस थैलिस, थॉमस टैलिस, TALLIS, थॉमस टैलिस जो 1505 से 1585 तक रहे। जॉन टॉवर्नर जो 1490 से 1545 तक रहे। और विलियम बायरेट जो 1539 से 1543 तक रहे। तो ये 1623 तक रहे। तो ये 15वीं शताब्दी के मध्य में रेनेसां इंग्लैंड में आया। अटोपिया 1516 में लिखा गया थॉमस मोरे के द्वारा। रानी एलिजाबेथ के समय को 1558 से 1603 को फ्लोरी पीरियड ऑफ रेनेसां कहा गया। इसमें राइटर भी आए, विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लोवे, एडमंड स्पेंसर, सर थॉमस मोरे, फ्रांसिस बेकन, सर फिलिप सिडने। अंगणित भी आए, इनिगो जोन्स जिन्होंने परिचय कराया इटालियन अंगणित का। और कई रचनाकार आए, थॉमस टैलिस, जॉन तेवरनर और विलियम वायरेट। 18वां क्वेश्चन है कि रेनेसां का अर्थ क्या होता है? तो रेनेसां का अर्थ ना तो मृत्यु होता है, ना तो लाइफ होता है, ना जन्म होता है, रीबर्थ होता है, दोबारा। देखिए रेनेसां जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा का है और इसका अर्थ होता है रीबर्थ। और ये पहली बार 18वीं शताब्दी में यूज किया गया रीबर्थ। बाद में ये पॉपुलर हो गया फ्रेंच हिस्टोरियन जुल्स मिलवेल्ट के द्वारा। फ्रेंच जो इतिहासकार थे जुल्स मीचेलेट, JULES, जुल्स मीचेलेट, MICHELET, जुल्स मीचेलेट्स जो थे, जिनका जन्म 1798 से 1874 में हुआ था। इन्होंने 1855 में एक अपना
रचना लिखी हिस्ट्री ऑफ फ्रांस, जिसको फ्रांसीसी भाषा में कहते हैं हिस्टोरी डी फ्रांस, हिस्टोरी HISTORY, हिस्टोरी डी फ्रांस। तो उसमें इन्होंने 18वीं शताब्दी यानी 1855 में लिखा ना, और इनका तो ज्यूल्स मिचेल साहब का जन्म ही हुआ था 1798 से 1874 तक। तो ये पॉपुलर शब्द हो गया 18वीं शताब्दी में रीबर्थ रिनेसा का, और ये आया था फ्रेंच लैंग्वेज से, और उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरी डी फ्रांस में इसको छापा। इटालियन रिनेसा एक रेपुटेशन है पेंटिंग की प्राप्ति, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड लिटरेचर, म्यूजिक, फिलोसफी, साइंस, टेक्नोलॉजी और एक्सप्लोरेशन सबका। 19वां क्वेश्चन है, रिनेसा जो है क्लासिकल मतलब पुराने क्लासिकल ज्ञान का रीबर्थ है, तो रोमन का, ग्रीक का, इटालियन का, तो इन सभी का। रिनेसा विद्वान जो है वो बहुत ही इंटरेस्टेड है रिकवरिंग करने में और अध्ययन करते हैं। रिनेसा के जो विद्वान हैं बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं अध्ययन करने में, लैटिन, इटालियन और ग्रीक भाषा, हिस्ट्री का, साहित्य का और ओरेटल टेक्स्ट का। 20वां क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। अच्छा, किस देश में रिनेसा जन्म लेता है? तो सभी जानते हो रिनेसा 14वीं शताब्दी में फ्लोरेंस शहर में इसने जन्म लिया, और फ्लोरेंस शहर जो है वो इटली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? इटली में पड़ता है।